हेलो ऑल एंड वेलकम बैक अगेन। वर्ल्ड हिस्ट्री में हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे और वर्ल्ड हिस्ट्री का ये सेशन नंबर 4 है। इससे पहले हम लोगों ने 3 सेशन किए हुए हैं और उन सेशंस में प्राइमरली हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था वो किया था हम लोगों ने अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बारे में और साथ में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। और उसके बाद से बीच में एक कुछ इंपॉर्टेंट कारण से जो है एक ब्रेक आ गया था, जिसके कारण से क्लासेस नहीं हो पाई थी। फिलहाल हम लोग आगे इस सेशन में और नेक्स्ट सेशन में 2 सेशंस में हमारी जो वर्ल्ड हिस्ट्री बची है उसको कंप्लीट करेंगे। इस सेशन में जो कुछ इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशन से रिलेटेड कुछ कॉन्सिक्वेंसेस या फिर कह सकते हैं कि उसके क्या इन्फ्लुएंस हुए या फिर उसके क्या इम्पैक्ट हमें वर्ल्ड पे देखने को मिले, उस पर बात करेंगे। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के साथ साथ में जो वर्ल्ड वॉर हुए थे, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अब आपने पास्ट ईयर क्वेश्चन तो देख ही लिया होगा, तो पास्ट ईयर क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मतलब सीएसई में तो कुछ खास एम्फेसाइज नहीं किया गया है, बट स्टेट पीसीएस में आपको एक क्लियर विज़न देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ठीक ठाक क्वेश्चन हमें पूछे जा रहे हैं। लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, तो ईजिली यू कैन डील विद इट। सो इस वजह से क्या है कि हमें वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी होती है और हमें देखना होता है कि आखिर में क्या कुछ इवेंट्स हुए हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में। और साथ ही साथ में इस वर्ल्ड हिस्ट्री के कारण से हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है जो हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस का है, जो कि पेपर नंबर 2 में है, जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस भी कर लिया है। और बाकी अभी जो करंट ओरिएंटेड चीज़ें आएंगी उस करंट ओरिएंटेड के बेसिस पर हम लोग और डिस्कशन उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इंटरनेट की थोड़ी प्रॉब्लम थी, इस वजह से जो है अभी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में क्लास बनाई जा रही है। इवनिंग की जो हम लोग क्लास करेंगे टाइम में थोड़ा सा शिफ्ट हो सकता है, थोड़ी सी कुछ इश्यूज़ के कारण से, लेकिन टाइम जो भी होगा उसको हम लोग लाइव करेंगे। जो ज्योग्राफी वाली क्लास है उसको हम लोग लाइव करेंगे, ठीक है। और जो टाइम रहेगा वो आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू बता दिया जाएगा। सो स्टे अवेट। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को ही डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, आप लोग प्रैक्टिस करिए। बीच में जो ब्रेक हुआ था उसमें किसी ने प्रैक्टिस नहीं किया है, तो प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब यहाँ पर क्या है कि हम लोगों ने पहले से कुछ जॉटिंग्स बना रखी हैं ताकि थोड़ा सा डिस्कशन करने में ईजी भी हो जाएगा और जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी रिलेटिवली कम लगेगा। So first question is explain how the foundation of modern world was laid by American and French Revolution। अब जो हमारी अमेरिकन रिवोल्यूशन है उसके बारे में तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कम्प्लीटली। जो फ्रेंच रिवोल्यूशन है उसके बारे में भी हम लोगों ने कुछ आइडिया लिया था और उसी कुछ आइडिया के बेसिस पर वी कैन डील विद इट। अमेरिकन रिवोल्यूशन के बारे में देखें तो अमेरिकन रिवोल्यूशन से हम लोग कहते हैं कि रिवोल्यूशन का फेजेस शुरू होता है, क्योंकि ये काफ़ी मतलब 1776 से शुरू हुआ था और ये चला गया है 1860 तक। मतलब कई तरीके के फेजेस में गया था, जहाँ पर अमेरिकन रिवोल्यूशन हुई, फिर सिविल वॉर हुई एंड फिर अल्टीमेटली डिमांड हुई कि आखिर में स्लेवरी को या जो ब्लैक के राइट्स हैं उनको भी दे दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर प्राइमरली जो हम लोग बात करते हैं अमेरिकन रिवोल्यूशन की, वो थोड़े से डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पर बेस्ड बात करते हैं। तो दीज आर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल बेस्ड थिंग्स। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम लोग फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में बात करें तो ये कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं, बल्कि ये एक तरीके से विद इन द कंट्री इटसेल्फ यहाँ पर डेवलपमेंट होती है। और ये अगेंस्ट मोनार्कियल डेवलपमेंट, मतलब कह सकते हैं डिप्लोमेसी, या फिर कह सकते हैं मोनार्क के खिलाफ हुआ था। और मोनार्क के खिलाफ होने के कारण से अब यहाँ पर देखिए दोनों चीज़ें इंक्लूड हो गई। एक तो आपका एक्सप्लॉयटेशन भी इंक्लूड हो गया, जो कॉलोनी बनाने के कारण से, जैसे ब्रिटेन ने अमेरिका में कॉलोनी बनाई, और दूसरा मोनार्कियल बेसिस भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो दोनों प्रिंसिपल्स हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं और यही दोनों प्रिंसिपल हमें वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में देखने को मिलते हैं। प्राइमरली जो हमें मिलता है वो एक्सप्लॉयटेशन का ही केस देखने को मिलता है। तो एक्सप्लॉयटेशन को भी हमें हटाना है और एक्सप्लॉयटेशन के बाद कंट्री जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी। और जो मोनार्क है उस मोनार्क को हटाने के बाद में, यानी राजा के रूल को हटाने के बाद में डेमोक्रेसी हो जाएगी। और डेमोक्रेसी होने का मतलब होता है कि उनको रिप्रेजेंटेशन, साथ ही साथ में उनके कुछ फंडामेंटल राइट्स भी मिल जाएंगे और लिबरलिज्म के थॉट जो है वो सामने हमें देखने को मिलते हैं। और यही प्राइमरली अगर हम लोग देखें तो फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड के साथ में देखने को हमें मिलती है। मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में अगर बात किया जाए तो मॉडर्न वर्ल्ड बेसिकली 2 तरीके की चीज़ों से मिलकर के बना है। एक आपका जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि वर्ल्ड में जो डेमोक्रेसी फैलते गई है। अब ये डेमोक्रेसी आपको देखने को मिलेगी लगभग जितने भी कॉलोनीज़ हैं वहाँ पर हमें डेवलपमेंट हुई थी। शुरुआती दिनों में इनफैक्ट इंडिपेंडेंस के बाद में लगभग हर एक कंट्री में इंडिपेंडेंस के बाद डेमोक्रेसी ही आती है। हालांकि बाद में सिविल वॉर ज़रूर हुए, वो बात अलग है, चाहे वो चाइना हो या फिर आपकी इंडिया हो या फिर पाकिस्तान हो या फिर बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, कोई सी भी साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री हो, कोई सी भी कंट्री अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर डेमोक्रेसी आई है, इस्टेब्लिश हुई है। ऑल्दो उसके बाद में सिविल वॉर हुए। हालांकि इंडिया में ऐसा कोई सिविल वॉर देखने को हमें नहीं मिलता है, बट बाकी के कंट्रीज़ में सिविल वॉर देखने को मिलती है, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, चाइना हो या फिर आपकी साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ हो।
तो मॉडर्न वर्ल्ड की जो मेन फंडामेंटल प्रिंसिपल है या फिर जो फाउंडेशन है वो है डेमोक्रेटिक एंड लिबरल वर्ल्ड, और दूसरी जो हमें प्राइमरली हमें चीज़ें मिलती हैं वो होती हैं स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म एंड रीड्रॉन ऑफ बाउंड्रीज। रीड्रॉन ऑफ बाउंड्रीज हमें हालांकि अलग अलग फेजेस में देखने को मिलती है, जिसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के बारे में। अब ये जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है वहाँ पर तरह तरह की चीज़ें आ जाएंगी, जैसे पहले आ जाएगी पॉलिटिकल ऑटोनॉमी। अब ये जो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी है आप इसको लिंक कर सकते हैं दोनों ही रिवोल्यूशन के साथ में, चाहे वो अमेरिकन रिवोल्यूशन हो चाहे वो आपकी फ्रेंच रिवोल्यूशन हो। अमेरिकन रिवोल्यूशन के दौरान में जाएंगे तो आप वहाँ पर बात करेंगे कि हमें रिप्रेजेंटेशन, इनफैक्ट द अमेरिकन पीपल दे डिमांडेड रिप्रेजेंटेशन इन द अपर सेक्शन या फिर अपर एडमिनिस्ट्रेशन, अपर पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक अथॉरिटी। और यहीं पर इन्होंने क्वेश्चन किया था ऑन द हाईएस्ट अपील, जो अपर साइड में जो भी अपील थी उसको भी इन्होंने क्वेश्चन किया था ना। अल्टीमेटली जो होती है अमेरिकन रिवोल्यूशन हो जाती है और अल्टीमेटली इन लोगों ने एक इंटीग्रेटेड यूनाइटेड स्टेट्स बना लिया था, और जिसे हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऑन द अदर हैंड वही अगर हम लोग देखें तो एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ जहाँ पर अमेरिकन रिवोल्यूशन हुई थी, वहीं दूसरी ओर मोनार्कियल एक्सप्लॉयटेशन के कारण से फ्रेंच रिवोल्यूशन हुई थी। और फ्रेंच रिवोल्यूशन में भी जो मोनार्क है वो लगातार वॉर हो रही थी, युद्ध लड़े आ रहा था, चाहे वो लुई 15 हो, 16 हो, 17 हो, 18 हो, लगातार युद्ध लड़े आ रहे थे। और युद्ध लड़े जाने के कारण से फाइनली यहाँ पर क्या है कि फाइनेंशियल क्राइसिस आते आती है, और फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण से इन्फ्लेशन आ जाता है। इन्फ्लेशन के कारण से अब ये डिमांड होती है कि जो ऊपर के सेक्शन के लोग हैं, चाहे वो क्लर्जी ग्रुप के हों, चर्च के लोग हों, या फिर जो है जो अरिस्टोक्रेट लोग हुआ करते थे या नोबल्स हुआ करते थे, उन पर भी टैक्स लगाया जाना चाहिए, जो नहीं लगाया गया। तो यहाँ पर जो है एक फंडामेंटल डिवीज़न देखने को मिलता है टैक्सेशन के फॉर्मेट में, या फिर अगर बात करें तो यहाँ पर यूनिफॉर्म टैक्स पॉलिसी का एब्सेंस देखने को मिलता है, और जिस कारण से जो लोवेस्ट सेक्शन थी वहाँ पर फाइनली एक्सप्लॉयटेशन इन अ फॉर्मेट ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड टैक्सेशन इस फॉर्मेट में देखने को मिलती है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी हमें एक रिवोल्ट देखने को मिलता है, और इस रिवोल्ट का अल्टीमेटली, दोनों ही रिवोल्ट का अल्टीमेटली एक क्लियर हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है इन अ फॉर्मेट ऑफ डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक प्रिंसिपल। अब जैसे फ्रांस में भी देखेंगे तो यहाँ पर रिपब्लिक गवर्नमेंट आ गई थी, हालांकि बाद में जो रिपब्लिक गवर्नमेंट है वो खुद वापस से फिर से एक बार मोनार्कियल स्टेट में जाती है, चाहे वो आपके नेपोलियन का स्टेट रहे या फिर जो बोर्जियोट ग्रुप का है। तो कहीं ना कहीं जो होता है फ्रांस में बार बार रिपब्लिकनिज्म आती है, बार बार मोनार्कियल रूल आती है, कहीं ना कहीं एक डिक्टेटरशिप हमें देखने को मिलती है 1871 तक। लेकिन जो फंडामेंटल प्रिंसिपल या जो मॉडर्न वर्ल्ड है उस पर हमें एक इम्पैक्ट देखने को मिलता है, एक पॉलिटिकल ऑटोनॉमी का, यानी कि रिप्रेजेंटेशन का, कि सबका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, वही आपका सबका साथ सबका विकास वाला, और दूसरा होना चाहिए आपका रिपब्लिक प्रिंसिपल, कि जो आपके हाईएस्ट अथॉरिटी है वो हमेशा इलेक्टेड अथॉरिटी होनी चाहिए और वहाँ पर कॉमन आदमी भी पहुँचना चाहिए। तो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे हमें लिखना है। सेकेंड पॉइंट होती है डिमांड फॉर राइट्स को लेकर के। अब ये जो डिमांड फॉर राइट्स वाली चीज़ है, अगेन यहाँ पर भी आप तमाम चीज़ों को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अमेरिकन रिवोल्यूशन में ही बात किया जाए तो यहाँ पर भी इन्होंने डिमांड किया था नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ये एक तरीके की डिमांड है, हालांकि दिस ऑल्सो कम्स अंडर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी वेयर दे डिमांडेड रिप्रेजेंटेशन इन डिफरेंट सेक्शंस। बट यहाँ पर ये राइट के फॉर्मेट में डिमांड की जा रही है कि हमें ये राइट होगा कि हमें नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट वी जो अमेरिका मतलब कि इंग्लैंड है, ब्रिटिश है, दे नीड टू गिव रिप्रेजेंटेशन, देन ओनली द अमेरिकन पीपल विल पे टैक्सेशन। तो जो टैक्सेशन है तो ये डिमांड के फॉर्मेट में निकल करके आया था, और यही डिमांड आगे जा करके डिफरेंट और भी चीज़ों को लेकर के आया कि हमें किस तरीके की इंडस्ट्रियल पॉलिसी चाहिए, स्लेवरी को लेकर के क्या होगा, कैसे रिप्रेजेंटेशन निकल करके आएगा, कितने पॉपुलेशन को चीज़ें आएंगी। तो एक फॉर्मेट ऑफ डिमांड में देखने को मिलती है। एंड सेम इसी तरीके से फ्रेंच रिवोल्यूशन में भी आ जाए तो यहाँ पर भी डिमांड देखने को मिलती है, तीन फॉर्मेट में, तीन चीज़ों को लेकर के, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी। तो कहीं ना कहीं एक डिमांड की जो भावना है वो भी फ्रेंच और अमेरिकन रिवोल्यूशन के साथ ही आगे भी बढ़ती है, और ये बाकी के कंट्रीज़ में फैल जाती है, चाहे वो आपकी जर्मनी का यूनिफिकेशन हो, चाहे इटली हो, या फिर इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया या जो एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी एक डिमांड की भावना आ जाती है। तो मॉडर्न वर्ल्ड की जो फाउंडेशन है वो भी कहीं ना कहीं इस डिमांड ऑफ राइट को लेकर के बढ़ती है। नेक्स्ट आती है फेडरल प्रिंसिपल को लेकर के। अब ये फेडरल प्रिंसिपल एक तरीके से जैसे हो गया ऐसा, आप समझिए कि देयर आर लाइक इन अमेरिकन रिवोल्यूशन दो प्लान यहाँ पर भी हुआ करते थे, एक हैमिल्टन प्लान होता था और दूसरा होता था न्यू जर्सी प्लान।
हैमिल्टन प्लान जहाँ पर बात करता था कि हमें एक फेडरल प्रिंसिपल लेकर के आना चाहिए, वहीं दूसरी ओर न्यू जर्सी ये यूनिटरी फॉर्मेट में लेकर के आ रहा था. सो दिस हैज़ गिवन अ वर्ल्ड of two choices, either to form the country in a format of unitary government or to form a country in a federal manner. And same thing accordingly in French Revolution also, ये भी सेम चीज़ें हुई थी. यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें तो शुरुआती दिनों में जब मिडिल क्लास ग्रुप हुआ करता था, जिसे हम लोग बॉर्जियस ग्रुप बोलते थे, उस बॉर्जियस ग्रुप ने भी कहीं ना कहीं एक यूनिटरी फॉर्मेट ऑफ गवर्नमेंट लेकर के आया था और इन्होंने उसी तरीके से सेटअप भी किया था. हालांकि यहाँ पर डिफरेंट सेक्शन हुआ करते थे, हम कह सकते हैं हायरार्कीज हुआ करती थी, लेकिन जो गवर्नमेंट थी वो एक यूनिटरी टाइप की गवर्नमेंट थी. सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम लोग देखें आगे भी टाइम में, जैसे नेपोलियन का फेज आता है, तो यहाँ पर भी हमें एक यूनिटरी फॉर्मेट ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिल जाती है. तो एक प्रिंसिपल मिल गया फॉर द अदर कंट्रीज़, जो कि अल्टीमेटली या तो फेडरल फॉर्मेट में चल रही थी या फिर वो यूनिटरी फॉर्मेट में चल रही थी. तो कहीं ना कहीं एक यहाँ पर हमें बेसिक आइडिया या फिर कह सकते हैं द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड अल्टीमेटली ये मिल जाता है. अब जहाँ पर अगर इंडिया को देखें तो इंडिया ने अपना कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया कि वो अपना फेडरल विद यूनिटरी फीचर लेकर के चलता है, जिसके कारण से हम लोग बोलते हैं कि इंडिया इज़ अ क्वासी फेडरल नेशन. क्लियर हो गया क्या चीज़ है. नेक्स्ट पॉइंट हमें मिलता है कि लिबरल थॉट्स बहुत ज़्यादा फैलने लग गए थे, एंड दीज लिबरल थॉट्स हैज़ अल्टीमेटली इम्पैक्टेड द वर्ल्ड. पूरी दुनिया को ये इम्पैक्ट किया था. अब ये प्रिंसिपल्स में इक्वलिटी आ गई, लिबर्टी आ गई, फ्रैटर्निटी आ गई. तो हमें ये जो प्रिंसिपल्स हैं, इनफैक्ट रिपब्लिकन प्रिंसिपल भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ रिपब्लिकन प्रिंसिपल. तो ये जो रिपब्लिकन प्रिंसिपल है या इक्वलिटी, लिबर्टी या फ्रैटर्निटी है, ये अल्टीमेटली मॉडर्न वर्ल्ड में आती है और मॉडर्न वर्ल्ड में इसके भी अपने इंटरप्रिटेशंस निकल करके आते हैं. जैसे इक्वलिटी में आपको पता है कि इक्वलिटी की आपकी प्रोसेस अप्रोच या फिर आपके ड्यू प्रोसेस अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन है कि इक्वलिटी अमंग इक्वल्स होना चाहिए, इक्वलिटी इन ऑल सेक्शन होना चाहिए, या फिर इसी तरीके से लिबर्टी हो गई तो पॉजिटिव लिबरलिज्म या फिर निगेटिव लिबरलिज्म, ये अलग थॉट होते हैं. फ्रैटर्निटी होती है और रिपब्लिकनिज्म होती है. तो इन सब की शुरुआत हमें कहीं ना कहीं एक तो अमेरिकन रिवोल्यूशन में भी देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर लिबर्टी थी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. ये अलग अलग तरीके की जो बिलीफ है बेसिकली ये हमें अमेरिकन रिवोल्यूशन के दौरान में भी देखने को मिलती है, चाहे वो सिविल वॉर के दौरान में आप देखिए या फिर रिवोल्यूशन के दौरान में देखिए. द बेसिक आइडिया ये आपको देखने को मिल जाएगा, ये कहीं ना कहीं जो होती है वो फ्लैश होती है. सिमिलरली इसी तरीके से जो फ्रेंच रिवोल्यूशन है, यहाँ पर तो सीधे सीधे नाम ही दिया गया था लिबर्टी, और इस लिबर्टी को हमें जैकोबियन क्लब के दौरान में भी देखने को मिलता है. नेपोलियन हैज़ ऑल्सो प्रमोटेड लिबर्टी, एंड इसी लिबर्टी के नाम पर नेपोलियन ने वर्ल्ड को कॉन्कर करने की एक भावना लेकर के आई थी और उसने काफ़ी हद तक कॉन्कर भी किया था. तो ये पॉइंट हमें देखने को मिल जाता है इस लिबरल थॉट के कारण से. अब लिबरल थॉट में सिंपल सी बात है, देयर आर नंबर ऑफ स्कॉलर्स विच हैव प्रमोटेड देयर थॉट इन अ फॉर्मेट ऑफ लिबरल थॉट्स, चाहे वो डेमोक्रेसी का थॉट हो, चाहे फिर आपके दूसरे का थॉट हो. चाहे आपके जॉन लॉक हो गए, जॉन लॉक को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ लिबरलिज्म, और इन्होंने इनफैक्ट फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी बताया था कि पावर शुड कम फ्रॉम द पीपल. तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग लिबरलिज्म के बारे में, क्योंकि पूरा अगर हम लोग देखें फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड इज बेस्ड ऑन लिबरल थॉट, और अगर लिबरल थॉट दिखा रहे हैं और जॉन लॉक का नाम ना लिखें तो आंसर जो है वो अधूरा लगेगा. तो जॉन लॉक के बारे में आप दिखा सकते हैं कि द स्कॉलर्स एंड देयर इंटरप्रिटेशंस हैव लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, और ये जो फाउंडेशंस है वो कहीं ना कहीं अमेरिकन और फ्रेंच रिवोल्यूशन के दौरान में ही बनी थी. सिमिलरली थॉमस पेन के बारे में भी बता सकते हैं, इन्होंने भी जो है अल्टीमेटली कॉमन सेंस डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के बारे में ही बताया. रूसो ने बताया, वोल्टेयर ने बताया, मॉन्टेस्क्यू ने बताया. तो कहीं ना कहीं इनके जो थॉट्स हैं वो हमें वर्ल्ड में देखने को मिलते हैं. लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्कॉलर का नाम नहीं लिखना चाहिए, आपको ये भी दिखाना चाहिए देयर वर मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ दैट हैव सेट अप इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. जैसे कि अमेरिका में ही अगर देखें तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, विलियम एंड मैरी यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी और पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी, और इसी तरीके से प्रिंसटन यूनिवर्सिटी लंदन में हो गई थी. फ्रांस में इसी तरीके से आ जाइए, यहाँ पर भी एजुकेशनल अवेयरनेस फैलते आ रही थी. तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज़ और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं इन्होंने भी इन थॉट्स को और आगे बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था. और इस वजह से हम लोग कहेंगे क्योंकि ये जो स्कॉलर्स हैं दे वर अल्टीमेटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड विद अमेरिका और फ्रेंच रिवोल्यूशन. तो ये भी कहीं ना कहीं मॉडर्न वर्ल्ड के फाउंडेशन को बनाने में एक हेल्प किए थे. सिमिलरली इसी तरीके से अगर आगे बढ़िए तो स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म एंड रीड्रॉन ऑफ बाउंड्रीज. अब जो ये आपके लिबरल थॉट है, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, रिपब्लिकन, ये जो थॉट है ये दुनिया में एक नेशनलिस्टिक व्यू के नाम पर फैल रहे थे.
और ये जो नेशनलिज्म की जो भावना है हमें प्राइमरली शुरुआती दिनों में जर्मनी और इटली में देखने को मिली थी। अब आपको पता होगा, थोड़ा सा अगर आप बैकग्राउंड में जाइए, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान में जब नेपोलियन फेज़ आया था, तो नेपोलियन से काफ़ी लोग, आसपास के जो राजा लोग थे, चाहे वो ऑस्ट्रिया के राजा हों, चाहे वो आपके ब्रिटेन के राजा हों, चाहे रशिया के राजा हों, ये लोग काफ़ी परेशान थे। और परेशान होने के कारण से अलग अलग डायनेस्टीज़ हर जगह थी। इनफैक्ट फ्रांस का खुद परेशान था, जो बर्बन डायनेस्टी थी। स्पेन वाले परेशान थे। तो कहीं ना कहीं जो होता है, ये जो मोनार्क लोग थे, ये अल्टीमेटली अपना एक संगठन, ऑर्गेनाइजेशन बना रहे थे। और ये ऑर्गेनाइजेशन अल्टीमेटली जो होती है सक्सेसफुल भी हो जाती है जब स्पेन में नेपोलियन की पहली पराजय होती है, पहली बार वो हार जाता है, और उसके पीछे नेपोलियन इटसेल्फ वाज रिस्पॉन्सिबल। और अल्टीमेटली नेपोलियन को अलग अलग युद्ध में, वाटरलू के युद्ध में हरा दिया जाता है, और अल्टीमेटली नेपोलियन जो होती है वो उसका एग्जाइल हो जाता है। और फाइनली यहाँ पर मैटरनिक सिस्टम जो आपकी ऑस्ट्रिया प्रिंस ने बनाई थी, मैटरनिक ने बनाई थी, वो मैटरनिक सिस्टम बन जाता है। सो इस मैटरनिक सिस्टम के अगेंस्ट में अब, क्योंकि लोगों को जो लिबरल थॉट है वो तो पता चल ही गए थे, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, रिपब्लिक, ये थॉट पहले से पता थे और इनफैक्ट वर्ल्ड में फैल गए थे। वर्ल्ड में फैलने के कारण से नाउ पीपल कैन कंपेयर, जैसे हम लोग आज की डेट में कंपेयर करते हैं डिफरेंट गवर्नमेंट्स को, एनडीए गवर्नमेंट एंड जो यूपीए गवर्नमेंट है, उनके हम जो भी कार्यकाल होता है या जो भी उनके लिए गए एक्शंस होते हैं, उनको हम लोग जो कंपेयर करते हैं, सेम वैसे ही लोगों ने भी कंपेयर करना शुरू किया। अब पीपल हैड अ टेस्ट ऑफ रिपब्लिकन गवर्नमेंट एंड इवन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स भी उनको पता थे, और इस कारण से दे रिवोल्टेड अगेंस्ट। और रिवोल्ट करने का अब जो बेसिक आइडिया निकल करके आया, या फिर कह सकते हैं जो थॉट निकल करके आया, उसको हम लोग बोलते हैं नेशनलिज्म थॉट या नेशनलिस्टिक थॉट। और ये जो नेशनलिस्टिक थॉट है, ये फ्रांस से शुरू हुआ था और अल्टीमेटली आगे फैलता गया जर्मनी और साथ ही साथ में आपकी इटली में भी, जहाँ पर बिस्मार्क ने जर्मनी में एंड इसी तरीके से आपके जो इटली में भी जो होता है निकल करके आए थे। तो इस तरीके से यूनिफिकेशन वगैरह भी होती रही, और इसका जो मेन बेसिक आइडिया था वो नेशनलिज्म था। ये जो चीज़ें चल रही थी, ये तो काफ़ी पुरानी चीज़ें चल रही थी, और कह सकते हैं कि नियर अबाउट 19th सेंचुरी के शुरुआती दिनों की बातें हैं। और वही अगर हम लोग देखें रशियन रिवॉल्यूशन को, रशियन रिवॉल्यूशन भी सेम इसी तरीके के सोशलिस्टिक प्रिंसिपल को लेकर के हुआ, और ये 1917 के दौरान की बातें हैं। तो ये जो डिफरेंट थॉट्स हैं या जो बेसिक आइडिया ऑफ नेशनलिज्म है, ये अब एशियन कंट्रीज़ में भी फैलना शुरू हुआ। एशियन कंट्रीज़ जैसे इंडिया में ही अगर आप देख लीजिए, यहाँ पर भी डिफरेंट थॉट हुए। दादा भाई नौरोजी लेकर के आए, लाला लाजपत राय लेकर के आ रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक लेकर के आ रहे हैं, एटसेट्रा, आनंद मोहन बोस लेकर के आ रहे हैं, अलग अलग तरीके से लोग लेकर के आ रहे हैं। एंड सिमिलरली इन साउथ ईस्ट एशिया और जो आपका साउथ एशिया है, अलग अलग पार्ट में इस तरीके से थॉट भी, नेशनलिज्म के थॉट आए। इस नेशनलिज्म का थॉट अल्टीमेटली हैव पेव्ड द वर्ल्ड फॉर इंडिपेंडेंस एंड पॉलिटिकल ऑटोनॉमी। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो नेशनलिज्म का थॉट है, इसने भी मॉडर्न वर्ल्ड की फाउंडेशन बनाई है। और इस मॉडर्न वर्ल्ड की फाउंडेशन के साथ ही साथ में यहाँ पर रीड्रॉन ऑफ बाउंड्रीज में देखने को मिलती है। अब ये जो रीड्रॉन ऑफ बाउंड्रीज है वो अलग अलग फॉर्मेट में देखने को मिली। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, या फिर अफ्रीका में जो कॉलोनियलिज्म हुआ। अब जैसे यहाँ पर अगर देखें तो हमें एक इम्पैक्ट अफ्रीका में भी देखने को मिलता है नेशनलिज्म का, और यहाँ पर नेशनलिज्म यूरोपियन कंट्री की थी, एंड दे वर इन अ फाइट, और यू कैन से दे वर इन अ कॉम्पिटिशन कि कैसे अफ्रीका को फटाफट जो होता है हम कैप्चर कर लें। हालांकि अब लोगों को पता था, जो यूरोपियन कंट्रीज थे, दे ऑल वर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशनाइज्ड, और इस वजह से सभी लोगों ने कहा देखो रुको ठहरो, लड़ने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही हम लोग अपना अपना एरिया बांट लेते हैं। तो जस्ट लाइक जो होती है वंस अपॉन टाइम इन मुंबई मूवी के तरीके से, यहाँ पर भी अफ्रीका में अपना अपना इलाका बांट लिया जाता है, और फिर अल्टीमेटली एक्सप्लॉयटेशन का केस शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एक नेशनलिज्म की जो भावना यूरोपियन कंट्री में थी, उसका हमें ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिला था इन द रीड्रॉन ऑफ बाउंड्री ऑफ अफ्रीका। इनफैक्ट अफ्रीका का मैप आज भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको बाउंड्रीज बड़ी प्लेन सिंगल लाइन वाली दिख रही होगी। सिंपल रीजन उसके पीछे यही है कि वहाँ पर नेचुरल बॉर्डर्स नहीं है, दे ऑल आर एंथ्रोपोजेनिक बॉर्डर्स। मैक्सिमम क्या एंथ्रोपोजेनिक बॉर्डर्स ही हैं, मैन मेड क्रिएटेड बॉर्डर्स ही हैं। सेम वही हमें एशिया में भी देखने को मिल जाता है, चाहे वो आपके सिंगापुर हो या साउथ ईस्ट एशिया हो या फिर आपके इंडिया हो। तो हमें यहाँ पर भी कॉलोनिज्म देखने को मिल जाता है। ये भी स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म ही था, लेकिन डेवलप्ड कंट्री या फिर डेवलपिंग कंट्री में था। जो कॉलोनियल कंट्री थी वो अभी यहाँ पर धीरे धीरे आएगा। सिमिलरली इसी तरीके से इकोनॉमिक थॉट फैलने लगा। अब इकोनॉमिक थॉट में जैसे कम्युनल थॉट बेसिकली थी,
और ये जो कम्युनल थॉट थी वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड कर रही थी, एंड दिस स्प्रेड ऑफ रशियन कम्युनिज्म हैज़ अल्टीमेटली कैप्चर्ड द ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ को, जैसे ग्रीस हो गई या जो यूगोस्लावियन रीजन है, बोस्निया हर्जेवानिया एंड तमाम तरीके की कंट्रीज़ यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर बहुत तेज़ी से फैल रहा था। और ये कहीं ना कहीं जो होती है कैपिटलिस्टिक कंट्रीज़ के लिए एक सरदर्द बन गया था, और इसी कारण से इनफैक्ट आगे जाकर के कोल्ड वॉर भी हमें देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं जितनी भी बैकवर्ड कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेड कंट्री थी वो सब सोशलिज्म के, कह सकते हैं सोशलिज्म को फॉलो करना शुरू कर दी, और सोशलिज्म को फॉलो करना भी कहीं ना कहीं एक स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म हमें देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे इंडियन रिवोल्यूशन में भी 1918 के दौरान में लिबरल थॉट्स बहुत तेज़ी से प्रोपेगेट हुए थे, बहुत तेज़ी से एक तरीके से कह लीजिए कि नेशनलिस्टिक व्यू में हमें देखने को मिल जाते हैं, आए थे। इवन जितने रिवॉल्यूशनरी लोग थे, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के लोग थे, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो आपके कोई भी लोग हो, दे ऑल वर सोशलिस्टिक, हैविंग सोशलिस्टिक थॉट। इवन ऐसा कहा जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी सोशलिस्टिक थॉट के ही थे, ऑल्दो उनका जो तरीका था वो रिवॉल्यूशनरी तरीका था। तो कहीं ना कहीं मॉडर्न वर्ल्ड की फाउंडेशन भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जो अमेरिकन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान में ही बनाई गई थी। लास्ट फेज में आप आ सकते हैं एशियन बाउंड्रीज़ को लेकर के कि हाँ ठीक है, एशियन बाउंड्रीज़ भी कहीं ना कहीं जो होती है आपस में इसी तरीके से रीड्रॉन होती गई है, और इसका भी एक कारण जो होता है वो नेशनलिज्म ही था। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं सिंगापुर का, या फिर आप एग्जांपल ले सकते हैं इंडिया का, इंडोनेशिया का, इस तरीके से आप ले सकते हैं। क्लियर है? तो ये बेसिकली दो आपको थॉट के बेसिस पर पूरी रिवोल्यूशन को ही हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, और उसके बेसिस पर ये आंसर आप लिख देंगे। आप ये भी दिखाएंगे कि भी बहुत सारे और भी स्ट्रगल्स वगैरह चले आ रहे हैं, जिसके कारण से रिड्रॉन ऑफ बाउंड्री अभी भी चल रही है, आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अभी भी है। जैसे रिसेंट में अभी हमें साउथ सूडान के फॉर्मेट में देखने को मिलता है। अब ये जो साउथ सूडान का एरिया है वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर रखा है, और इसी तरीके से और भी एरियाज़ में रिड्रॉन ऑफ बाउंड्री चल रही है, एक स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म है, और इसके लिए डिमांड की जा रही है कि एक अलग कंट्री बना देनी चाहिए। जैसे कुर्दिस्तान, जो कुर्दिश पीपल हैं, उनकी डिमांड हो रही है। सिमिलरली इसी तरीके से स्पेन में डिमांड हो रही है कि बार्सिलोना का जो एरिया है वहाँ पर भी एक सेपरेट कंट्री बना दिया जाना चाहिए। तो इस तरीके से क्या है कि अलग अलग कंट्री में अभी भी बेस्ड ऑन द नेशनलिज्म यहाँ पर अभी भी डिमांड हो रही है, और यहाँ पर अभी भी जो होती है ये बातें हो रही हैं कि एक अलग स्टेट बना दिया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अभी भी ये जो फाउंडेशन है वो अभी भी काम कर रही है, नए नए कंट्रीज़ अभी भी बन रहे हैं। इवन सिविल वॉर कई सारी कंट्रीज़ में चल रहा है, ये भी एक तरीके का एग्जांपल बन जाएगा फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड को ही लेकर के। इवन यू कैन कनेक्ट करंट अफेयर्स, कंटेम्प्रेरी अफेयर्स इन दिस आंसर कर सकते हैं, चाहे वो श्रीलंका का आप एग्जांपल ले लीजिए, या फिर अफ्रीका में जो सिविल वॉर चल रहा है, सीरिया हो गया, इन कंट्रीज़ का भी आप दिखा सकते हैं कि अभी भी चीज़ें चल रही हैं। इवन अमेरिका में आप अभी जॉर्ज फ्लॉयड का जो डेथ हुआ था उसके बारे में भी दिखा सकते हैं कि अभी भी जो लिबरल थॉट है, जितने भी एक्सप्लॉयटेड पीपल हैं उन वो लोग अभी भी डिमांड कर रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन, मतलब ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं इस आंसर में, एंड दिस इज़ हाउ यू कैन डेवलप योर आंसर। समझ गए? लिख लेंगे, आसान है, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है, डिफरेंट पॉइंट्स जरूर हैं, बट यू नीड टू लिंक विथ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, और अल्टीमेटली आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। लिख करके सेंड करिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपना जरा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। कोई डाउट रहेगा तो फिर चैट बॉक्स में कर दीजिएगा, यहाँ पर आंसर कर दिया जाएगा, या फिर नेक्स्ट क्लास में ले लिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन, अमेरिकन रिवोल्यूशन वाज एन इकोनॉमिक रिवोल्ट अगेंस्ट मर्केंटाइलिज्म, सब्सटेंशिएट। ये क्वेश्चन देखिए हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, अमेरिकन रिवोल्यूशन के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, और इनफैक्ट हम लोगों ने यहाँ पर पूरी की पूरी जो इंग्लैंड ने अपनी इकोनॉमिक जो पॉलिसीज़ अपनाई थी, अलग अलग राजाओं ने इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जितनी भी अपनाई गई थी, उन सब के बारे में हम लोगों ने देखा था कि कैसे मोनोपोली इस्टेब्लिश की जा रही थी, मोनोपोली, और इसी के खिलाफ में अल्टीमेटली जो होती है बॉस्टन टी पार्टी जैसे एक इवेंट हुआ था, वैसे ही इकोनॉमिक रिवोल्ट भी हुई थी। तो दिस इज़ इकोनॉमिक रिवोल्ट, और इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आई गेस यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ईजिली यू कैन डील विद इट। तो इसको आप लोग अगेन लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, और आंसर लिख करके सेंड करेंगे वही अपने टेलीग्राम वाले ग्रुप में, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये काम कर लीजिएगा। देखिए प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस से दो चीज़ें होंगी, कंटेंट ये आपका डेवलप होगा, स्ट्रक्चरिंग डेवलप होगी, थॉट्स आपके डेवलप होंगे, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, आंसर लिखना कोई बड़ी बात नहीं होती है, बट विद इन द टाइम आंसर लिखना ये बड़ी बात होती है। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो इस वजह से आप जब भी आंसर लिखिए, 4-5 क्वेश्चन एक साथ लिखिए, और 4-5 क्वेश्चन लिखने के बाद में आप चेक करिए कि आपको कितना टाइम लग रहा है। आइडियली यू शुड टेक
1 आवर, 1 घंटा आपको लगना चाहिए और आपके 6 से 7 आंसर्स लिख दिए जाने चाहिए। मतलब मिनिमम 6 तो लिखने ही लिखने हैं, उसके बाद जो होता है 7 भी अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये कोशिश करनी है। तो अगर आप वही डेली बेसिस पे एक आंसर केवल लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा टाइम मैनेजमेंट की क्या चीज़ें हैं। वही अगर आप डेली बेसिस पर अगर 5 क्वेश्चन भी लिख रहे हैं, 5 क्वेश्चन डेली अगर आप 1 आवर में लिख रहे हैं तो अप्रिशिएबल है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे जा कर के इम्प्रूव हो जाएगा। वो सारे लोग भी, कई लोग ये डाउट भी पूछते हैं कि मुझे अटेम्प्ट 2023 में देना है तो क्या अभी से प्रैक्टिस की जाए? आंसर है यस, बिल्कुल। एक दिन में ये डेवलपमेंट नहीं होगा, आंसर राइटिंग डेवलपमेंट हो गया या फिर आपके टाइम मैनेजमेंट का डेवलपमेंट हो गया, वो एक दिन में नहीं होता है। उसके लिए आपको रिगरस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और काफ़ी टाइम भी लगता है। ये कुछ लोगों को हफ्ते 10 दिन लगता है, महीने भर लगता है, कुछ लोगों को 2-2 3-3 महीने भी लग सकते हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या अभी से प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपकी चीज़ हो जाएंगी। क्योंकि देखिए अभी प्रैक्टिस अभी क्या है, आपके पास में टाइम है, फिर आगे जो होता है प्रीलिम्स वगैरह आपको करने पड़ जाएंगे। सो काफ़ी ज़रूरी है। 2-3 चीज़ें यहाँ पर मैं आपको आइडिया दे देता हूँ जो आपको करना चाहिए। सबसे पहले आप अपने जो नोट्स हैं वो आपके नोट्स हमेशा प्रिपेयर्ड रहने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किताब में ढूंढ रहे हैं, तो यू शुड ऑलवेज बी हैविंग योर ओन नोट्स रखिए। हाँ, बुक्स को आप रखेंगे बिल्कुल, लेकिन ये ओनली फॉर रेफरेंस कि कभी कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, कोई चीज़ नया पढ़ने का मन कर रहा है तो आप जो होता है बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन नोट्स आपको प्रिपेयर रखना चाहिए। नंबर 2, पास्ट ईयर क्वेश्चन आप लिख करके एक जगह पर रखे रहिए। तो आपको ये आपके पास इसके भी नोट्स होने चाहिए, पास्ट ईयर क्वेश्चन नोटेड होने चाहिए, ज़रूरी होता है, काफ़ी हेल्प मिलती है, इस वजह से लिख लेना चाहिए। तीसरा, हमेशा आप इन नोट्स के शॉर्ट नोट बना करके रखी रहिए, शॉर्ट नोट। अब शॉर्ट नोट का मतलब ये हो गया, जैसे मान लेते हैं आपके 50 पेज की नोट्स है, सपोज़ 50 पेज है, मान लेते हैं 250 पेज है, चलिए 50 पेज काफ़ी कम हो गया, 250 पेज है मान लेते हैं। तो 250 पेज के आपके पास शॉर्ट नोट 25 पेज में होने चाहिए, 25 पेजेस में, ताकि लास्ट टाइम पे रिवीजन आपका फटाफट हो सके। तो 250 पेजेस 25 पेजेस में कन्वर्ट होने जाने चाहिए। ऑब्वियसली इसको बनाने के लिए आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ेगा और ये मल्टीपल टाइम रिवीजन जो होता है वो ऑटोमेटिकली आप इसके थ्रू कर लेंगे। फिर इसके बाद से क्या है, जब आपके पास चीज़ें हो जाए, सारी चीज़ें प्रिपेयर हो जाएँ, तो आपको मॉक टेस्ट करना चाहिए, मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट ऑब्वियसली डेली नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर 20 क्वेश्चन होते हैं और 20 क्वेश्चन लिखना भी एक बार में अपने आप में चैलेंजिंग होता है। आपको आता रहेगा लेकिन फिर भी उसको लिखना चैलेंजिंग रहता है, टाइम मैनेजमेंट करना प्लस उसके बाद से राइटिंग हैबिट डेवलप करना। तो ये 4 चीज़ें, ये 4 स्टेप्स हैं जो आपको डेवलप करना चाहिए अपने आंसर को लिखने के लिए। सो आइडियली यू शुड डू, ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए आइडियली केस में, ठीक है। चलिए खैर, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोगों ने कर ही लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट वर द मेजर पॉलिटिकल, अब जरा देखिएगा ध्यान से, मेजर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड विच मोटिवेटेड द एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल इन इंडिया। अब देखिए यहाँ पर 2 चीज़ों को लिंक किया गया है। ये आपको लिंक किया गया वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ में, किसको? इंडियन हिस्ट्री को। वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ में इंडियन हिस्ट्री को लिंक कर दिया गया है। तो ये काफ़ी अच्छा एक क्वेश्चन बन गया है, क्या करना है, कैसे करना है। आप देखिए यहाँ पर क्या हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जब हम लोग लाइव डिस्कस करते हैं वहाँ पर तो टाइम मिल जाता है कि आपको खुद से लिखने का थोड़ा सा प्रैक्टिस। यहाँ पर जब आपके पास में रिकॉर्डेड सेशन हुआ करे तो आप लोग पॉज कर लिया करिए और पॉज करके आप अपने दिमाग में कुछ जॉटिंग्स बना लिया करिए कि आखिर में क्या चीज़ें होंगी, और फिर अल्टीमेटली जो होता है उसको आंसर किया करिए, फिर देखा करिए आगे कि क्या डिस्कशन चल रहा है। इससे आपको आइडिया लगेगा और इम्प्रूवमेंट का स्कोप आएगा। अदरवाइज़ केवल जस्ट अगर आप देखते जाएंगे चीज़ों को या फॉलो करते जाएंगे, सिर्फ ब्लाइंडली फॉलो करते जाएंगे, तो फिर उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको पहले से क्या आता था और अभी आपको क्या नया मिल रहा है, क्या सीखने को मिला है। तो कोई सी भी अगर आप बुक भी पढ़ रहे हैं, कोई मैगज़ीन पढ़ रहे हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई सेशन कर रहे हैं, तो हमेशा आपके पास में पहले से आप क्या जानते हैं इतना होना चाहिए। एंड देन अल्टीमेटली आपको देखना चाहिए कि ठीक है आगे हमारे पास क्या और भी नई चीज़ें मिल रही हैं। ज़रूरी नहीं होता है कि आपको नई चीज़ें मिली ही मिले, हो सकता है रेपिटेशन भी हो रहा होगा, लेकिन उसमें भी अगर 1-2 लाइन भी नई मिल जाती है देन कहीं ना कहीं जो होता है वो 1-2 नंबर बढ़ा दे तो अपने आप में वो वर्थ हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जैसे 3 चीज़ें हैं, पॉलिटिकल हो गया, सोशल हो गया और इकोनॉमिक हो गया। इनके डेवलपमेंट के बारे में बात करना है वर्ल्ड को लेकर के कि आखिर में क्या वर्ल्ड में डेवलपमेंट चल रही थी। अब इस वर्ल्ड के डेवलपमेंट में अगर हम लोग देखें तो पॉलिटिकल के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट में हमें लिबरल थॉट का प्रोपेगेशन देखने को मिला है, जो ऑलरेडी हम लोग कई बार डिस्कस कर लिए। प्राइमरली इसमें हमें इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी यही देखने को मिलती है, जो कि आखिर में फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ में ही हुआ करती थी। अब यहाँ पर
ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उसके बारे में जो हम लोगों ने डिस्कशन किया है वही थोड़ा सा लिंक करके आप लोग लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पर मोटे मोटे पॉइंट्स बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मुझे भी आज कहीं जाना है। तो यहाँ पर ये जो होता है लिबरल थॉट के बारे में आपने शुरू में बता दिया। फिर इसके बाद से आप बताएंगे डिमांड फॉर रिप्रेजेंटेशन, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, जैसे ये अमेरिका में हुआ था, इसके बारे में भी लिख देंगे। फिर आप बताएंगे रिवोल्ट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये फ्रेंच में भी हुआ था और ये आपका अमेरिका में भी हुआ था, दोनों के बारे में ही दिखा सकते हैं। इनफैक्ट अब्राहम लिंकन को भी कोट कर सकते हैं जिन्होंने स्लेवरी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। एंड इनफैक्ट ये जो रिवोल्ट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है और ये मतलब कहीं ना कहीं स्लेवरी को भी इंक्लूड कर लेगा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी आप दिखा सकते हैं कि जो थर्ड क्लास था, थर्ड स्टेट था, वो पूरी तरीके से एक्सप्लॉयटेड था और एक्सप्लॉयटेड होने के कारण से उसने भी रिवोल्ट किया था। और इस रिवोल्ट करने के कारण से ही जो वर्कर्स ग्रुप था या जो पीजेंट ग्रुप था उसने अल्टीमेटली कुछ हद तक ऑटोनॉमी या फिर कह सकते हैं कि कुछ हद तक उसको रिलीफ मिल गया था। और ये सब हमें देखने को मिलता है इंडिया के एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल में भी। यहाँ पर हम लोग ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ हम लोगों ने जो हमारा स्वदेशी मूवमेंट था उसको भी आप लोगों ने चलाया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हम लोगों ने चलाया था। तो ये सारे आप मूवमेंट के बारे में भी दिखा सकते हैं। इनफैक्ट जो फ्रैटर्निटी इक्वलिटी लिबर्टी है ये आप दिखा सकते हैं कि ये नेहरू रिपोर्ट जब 1928 में पब्लिश की गई थी, बताया गया था, उसमें भी इन्होंने ये डिमांड किया था। इनफैक्ट समय समय पर कांग्रेस भी यही सब डिमांड करती रह रही थी। 1885 से लेकर के अगर हम 1920 तक के कांग्रेस के सेशंस के हम डिबेट को देखें तो उसमें हमें दिख जाएगा कि ये सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करने और इन सारे प्रिंसिपल्स को की डिमांड करने की बात कही जा रही है। फिर आप दिखा सकते हैं ओवरबर्डनिंग ऑफ टैक्सेशन ऑन स्पेसिफिक सेक्शन, ये भी हमें पता है, ये हमें इंडिगो रिवोल्ट के फॉर्मेट में देखने को मिला था। चंपारण सत्याग्रह आप बता सकते हैं। सिमिलरली आप बता सकते हैं जो ट्राइबल रिवोल्ट हुए थे, पीजेंट रिवोल्ट हुआ करते थे, चाहे वो तेभागा हो गया या जितने भी तरीके के संथाल हो गया। फिर इसके बाद से आप दिखा सकते हैं जो हमारा खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। तो इन सबको आपको बेसिकली लिंक करना है, जहाँ जहाँ पर भी हमें टैक्सेशन की बर्डनिंग देखने को मिली थी उन सभी चीज़ों को आप लिंक करके अल्टीमेटली यहाँ पर दिखा सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद से पावर बायसनेस को दे करके, अब पावर बायसनेस में हम लोग ये दिखा सकते हैं कि कहीं ना कहीं इक्वलिटी प्रिंसिपल नहीं चल रही थी और ये हमें सेना में, आर्मी में प्राइमरली देखने को मिला था। इनफैक्ट 1857 रिवोल्ट जब हुआ था तो उसके बाद से कहीं ना कहीं जो होती है जो रेशियो ऑफ इंडियन एंड ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेज जो लोग हुआ करते थे उनके हमें एक बायसनेस देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं यूरोपियंस को ज़्यादा पावर दी गई थी, ज़्यादा ऑटोनॉमी दी गई थी और हाईएस्ट पोस्ट दिए गए थे। तो ये पॉइंट आपने लिख देना है यहाँ पर। फिर है फंडामेंटल राइट एंड डेमोक्रेटिक आइडिया। फंडामेंटल जो राइट्स हैं एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं ये भी आप दिखा देंगे कि यहाँ पर जैसे गांधी जी जब आए थे तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं 1914 से ही लेकर के 1914 तो क्या 1920 से प्राइमरली जो होता है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को प्रमोट करना शुरू किया था। अब इस डेमोक्रेटिक वैल्यू में तमाम चीज़ें हैं, जैसे नॉन वायलेंस हो गया या फिर डिमांड हो गया, प्रोटेस्ट हो गया, यही सब चीज़ें आपने प्राइमरली, इक्वलिटी हो गई। फिर कास्ट डिवीज़न जो है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, जैसे हरिजन मूवमेंट, इन्होंने हरिजन मोर्चा चलाया था। तो इस तरीके से आपने पॉइंट दिखा देने हैं कि डेमोक्रेटिक वैल्यू और फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिमांड किया जाना। फंडामेंटल राइट इनफैक्ट जो होती है आप नेहरू रिपोर्ट में भी दिखा सकते हैं और 1931 की जो कांग्रेस समिट हुई थी वहाँ पर भी दिखा सकते हैं। दोनों ही पॉइंट में जो है देखने को हमें मिला था। आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इस तरीके से दिखा सकते हैं कि राष्ट्रीयता की भावना एक फैल रखी थी, लोग जो है उसको प्रमोट कर रहे थे। और इनफैक्ट जो है 1930s में इनफैक्ट साल्ट सत्याग्रह के दौरान में भी हमें नेशनलिज्म की भावना देखने को मिली थी। एंड नॉट ओनली 1930, इनफैक्ट 1920 से ही जो होता है एक नेशनलिज्म की भावना देखने को मिल जाती है जो अलग अलग बुक्स में। अब इसमें आप दिखा सकते हैं जैसे जो बाहर रह करके लोगों ने काम किया था, जैसे कि आपका वी.डी. सावरकर के बारे में दिखा सकते हैं या फिर आप जो मदन लाल ढींगरा के बारे में दिखा सकते हैं, श्यामजी कृष्ण जी वर्मा के बारे में दिखा सकते हैं, फिर आप मैडम भीकाजी कामा के बारे में दिखा सकते हैं कि इन लोगों ने एक नेशनलिस्टिक व्यू दिखाया कि झंडा फहरा रहे हैं कहीं पर ले जा करके, कहीं पर इंडियन स्ट्रगल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, वर्ल्ड को बता रहे हैं। इस तरीके से चीज़ों को आप दिखा सकते हैं कि आइडिया ऑफ नेशनलिज्म जो होती है नॉट ओनली इन इंडिया, इट वाज आल्सो प्रमोटेड एंड प्रोपेगेटेड इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आल्सो। डिफीट ऑफ यूरोपियन कंट्री के बारे में दिखा सकते हैं, जैसे वर्ल्ड वॉर के दौरान में डिफीट हो गई थी। खिलाफत मूवमेंट के बारे में दिखा सकते हैं कि ये भी कहीं ना कहीं जो होता है वो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल को लेकर के आगे बढ़ा था, ठीक है। एक पॉइंट और यहाँ पर आप लिख सकते हैं, बताइए कौन बताएगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सुपर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इनफैक्ट, जिसने एक यहाँ पर हिंट दे दिया जा रहा है रिपब्लिकनिज्म। एक सेकेंड, रिपब्लिकनिज्म
क्या है, कौन सा पॉइंट है, क्या थॉट है उसमें। देखिए ये थॉट है आपका डिवाइन राइट्स के बारे में। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन प्राइमरली हमें देखने को मिलता है जो राजा हुआ करते थे वो डिवाइन राइट्स अपने रखे हुए थे कि हम आई एम रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टली टू द गॉड ओनली। तो कहीं ना कहीं जो होता है डिवाइन राइट्स थे, और रिलीजियस एक सेंटिमेंट जुड़ा हुआ था, चर्च जिसके कारण से डोमिनेट कर रखी थी। तो ये वाला पॉइंट जो होता है हमें एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल में भी देखने को मिल जाता है, जहाँ पर टेम्पल एंट्री को लेकर के, रिलीजियस राइट्स को लेकर के ये सारी भावनाएं भी हमें देखने को मिल जाती हैं। एंड इनफैक्ट रिपब्लिकनिज्म प्रिंसिपल भी आता है और इस तरीके से चीज़ें आ जाएंगी। तो डिवाइन राइट्स के बारे में भी आप दिखा देंगे कि यहाँ पर लोग जो है उसको खिलाफ आवाज़ उठाए थे। इकोनॉमिक राइट के बारे में इसी तरीके से लिख सकते हैं, जैसे आपका ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी हो गया। अब ये ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बारे में आप दो लोगों का नाम लिखिएगा, एक तो जो आपके आरसी दत्ता हैं और साथ में दादा भाई नौरोजी हैं। दोनों लोगों ने जो होता है इस पर काम किया हुआ है। इनफैक्ट नेशनल इनकम भी कैलकुलेट की गई थी। अब ये दोनों चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं अमेरिका में भी, जो कि ब्रिटेन ने एक्सप्लॉयटेशन किया था, और वही चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं फ्रेंच में भी। अब फ्रेंच में भी हमें देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं जो होता है एक्सप्लॉयटेशन चल रही थी। सारी जो प्रॉपर्टी स्टेट्स हुआ करते थे वो सब जो है चर्च के हाथ में थे, और जो पेजेंट ग्रुप, वर्कर ग्रुप हुआ करता था ये एक्सप्लॉयटेड था। सेम चीज़ इंडिया में भी हो रही थी, यही सेम यहाँ पर भी फंडे चल रहे थे। इनफैक्ट सब्सिडियरी अलायंस में भी यही सारे प्रॉब्लम चल रहे थे। रेवेन्यू सेटलमेंट जितने भी तरीके का किया गया था, दे ऑल वर हैविंग वन थिंग इन कॉमन एंड दैट इज़ एक्सप्लॉयटेशन। कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन का ही सारा काम देखने को हमें मिल जाता है। क्लियर है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अलग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में हो गया था, चाहे वो जापान में हो या फिर यूरोपियन कंट्री में हो या फिर इंग्लैंड में हो, चाहे जहाँ पर भी हो, अमेरिका में हो, हर जगह पर जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो जाती है तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का हमें एक इम्पैक्ट देखने को मिलता है। कॉलोनीज़ में एक होड़ मच गई कि चलो ठीक है, अब हम जितने भी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है जो रिसोर्स रिच हैं उनके एक्सप्लॉयटेशन कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट और रिसोर्स दोनों ज़रूरी है इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए। और इस कारण से अल्टीमेटली लोग आगे बढ़ गए। लोगों के आगे बढ़ने का कारण एक तो इंडिया में भी देखने को मिला, जहाँ पर जैसे प्रिंटिंग प्रेस और फिर उसके बाद से जो कलर चाहिए होता है इंडिगो के फॉर्मेट में, वो सब भी डेवलपमेंट हो गई थी। इनफैक्ट इसका हमें एक रिपरकशंस देखने को मिलता है फ्रांस में भी। जैसे फ्रांस में क्या हुआ था कि वहाँ पर मशीन वगैरह डेवलप हो गई थी, तो वहाँ पर जो है कलर बनाया जा रहा था। और अपने यहाँ पर क्या है, इंडिगो की वही 3 कठिया रूल वगैरह ये आप दिखा सकते हैं कि कहीं ना कहीं इम्पोजिशन देखने को मिल रही थी। सो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण से और ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिल रही थी, और कहीं ना कहीं एक फ्लडिंग ऑफ द गुड्स हो गई थी, जिसके खिलाफ इंडिया में आवाज़ उठाई गई थी। आवाज़ उठाने का मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपने दिखा देना है कि जो स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था, या फिर नॉन कोऑपरेशन चलाया गया था, या फिर आपके असहयोग आंदोलन, मतलब वही आपका क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, तरह तरह के मूवमेंट भी चलाए जाते थे। स्प्रेड ऑफ सोशलिज्म को लेकर के आप दिखा सकते हैं, जैसे होम रूल मूवमेंट के बारे में बता दीजिए और सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स के बारे में बता दीजिए। अपने यहाँ पर इनफैक्ट जो इलेक्शन भी लड़ा गया था, ऑल इंडिया खिलाफत सोशलिस्टिक जो पार्टी बना दी गई थी, उसके बारे में भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आई गेस आराम से चीज़ें लिख सकते हैं। और जो स्प्रेड ऑफ सोशलिज्म है ये डायरेक्टली लिंक हो जाएगा आपके रशियन रिवोल्यूशन के साथ में। सो दिस इज़ रशियन रिवोल्यूशन। ठीक है, लास्ट में आप सोशल के बारे में आ जाएंगे तो यहाँ पर वही आपके वेस्टर्न एजुकेशन एंड लिबरल थॉट ऑफ इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीज़ों के बारे में बता देंगे। यहाँ पर बातें हो जाएंगी कास्ट डिवीज़न जो है उसको अलग करना, हटाना, सभी लोग बराबर हैं, सभी लोगों को राइट्स दिए जाने चाहिए, बेसिक राइट्स दिए जाने चाहिए, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो हो रही है उसको हटाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आई गेस आप चीज़ों को लिख लेंगे, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ईजिली यू कैन डील विद इट। तो आंसर लिखिएगा। फिलहाल हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम लोग बात करेंगे 2 टॉपिक्स के बारे में। एक तो हमारा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो जाएगा और दूसरा हम लोग बात कर लेंगे वर्ल्ड वॉर के बारे में। सो दिस इज़ वर्ल्ड वॉर एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। और उसके बाद से आप लोगों का ये वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग आगे फिर कुछ दूसरा सब्जेक्ट उठाएंगे, देखेंगे और क्या चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी इन तीनों क्वेश्चंस को लिखना है, सबमिट करना है टेलीग्राम चैनल पर, और वहाँ पर पीयर रिव्यू वगैरह भी कर सकते हैं और वहाँ पर आंसर्स को भी देख लिया जाएगा क्या चीज़ें हैं। फिलहाल यहीं पर स्टॉप करते हैं, कोई डाउट रहेगा तो पूछ लीजिएगा। शाम वाली जो क्लास है ज्योग्राफी ऑप्शनल, वो हम लोग लाइव करेंगे। टाइमिंग थोड़ी इधर उधर हो सकती है, 7:30 नहीं होगी, टाइम बताया जाएगा क्या टाइम है, जब भी होगी आपको बता दिया जाएगा और अल्टीमेटली जो होता है उसको हम लोग लाइव करेंगे। फिलहाल यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।